अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस की समाअत आज मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कल दिन 11 बजे फैसला सुनाएगा। 23 फरवरी से शुरू होने वाली समाअत कई ड्रामाई मोड़ लेने के बाद आज शाम मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पर खुद नोटिस लिया था। दोनों जजेस ने 16 फरवरी को मुअत्तल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए पंजाब में वक्त पर इंतखाबात न होने पर तशवीश का इजहार किया था और मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। 23 फरवरी को पहली समाअत हुई तो जस्टिस जमाल मंदूखेल ने खुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अदालत में अपना नोट पढ़ा। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी असेंबलियों की तहरील से मुतालिक सवालात उठाए, जिसके बाद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जुमे की समाअत में नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उनकी बेंच से अलहदगी का मुतालबा कर दिया। 27 फरवरी यानी कल सुबह तक 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया था और कल सुबह तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इजाफी नोट्स शामिल थे, जिनमें समाअत के नकात और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। कल दिन 12 बजे के बाद चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कमरा अदालत में आकर बताया कि जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच से अलग हो गए हैं और फिर 5 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत जारी रखी। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर्स के वकील अली ज़फ़र ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, जिसके बाद आज दीगर फरीक़ैन ने दलाइल दिए। आज की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त वापस ले ली। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि सियासी जमातों ने मुश्तरका हिदायत की है कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त आगे नहीं बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है वही केस सुने। एक मरहले पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क देते हुए कहा कि कानून में तारीख देने का मामला वाज़ेह कर दिया जाता तो आज यहाँ ना खड़े होते कि कवानीन घंटों में बनाए गए, आज भी कानून बनाकर जिम्मेदारी दे देते। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आज की कानून साजी पर ताना मिलता है कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है। इसके बाद एक मरहले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे पंचायती दिमाग में आया कि हम बहुत देर से केस सुन रहे हैं, इलेक्शन की तारीख कुछ आप आगे कर लें, कुछ दूसरी तरफ वाले पीछे ले आएं, मामला हल करें। आप लोग सियासतदान हैं, हमसे बेहतर ये मामला जानते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख के लिए सियासी जमातों को मुशावरत करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सब अपने अपने लीडर को फ़ोन करें और हिदायत लें, हल निकल आएगा। इस दौरान अदालत ने फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी को रोस्टरम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी लीडरशिप से मालूम करें कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर एक बार 90 दिन से ऊपर इंतखाबात कराने की इजाज़त दी गई तो मुस्तकबिल में खराबी हो सकती है। हम पार्लियामेंट में जाकर तरमीम करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबात की तारीख के लिए अदालत से फैसले की रिवायत बनाई गई तो मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि बेफिक्र रहें, इसको रिवायत बनने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स में कहना था कि हुकूमत की नेक नियति पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। समाअत में वक्फे के बाद पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने अदालत को बताया कि हमारी क़यादत का कहना है कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। नून लीग के वकील मंसूर अवान ने कहा कि मुशावरत के लिए मजीद वक्त दरकार है, अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। फारूक नाइक ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि अदालत हाई कोर्ट्स को 184(3) के तहत जल्द फैसला करने का कह सकती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप उस वक्त ये बात कर रहे हैं जब पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है, गवर्नर के अलावा किसी को तारीख देने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि 2 सूबों में साबका मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक सूबे में गवर्नर तारीख दे दे और दूसरे में तारीख ना दे। सदर पाकिस्तान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल के आगाज़ में बताया कि सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस लेने का फैसला कर लिया है। सलमान अकरम राजा ने अदालत में एतराफ़ किया कि सदर के पास खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। ऐसा करके उन्होंने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या सदर ने तारीख का ऐलान करके हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन नहीं की, तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि सदर मुमलिकत हाई कोर्ट में फरीक नहीं थे। सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियाँ दी जा रही हैं। काबीना ने सदर को कहा है कि आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। इस पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि जहां आर्टिकल 6 लगता है वहां तो लगाते नहीं है। नून लीग के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि किसी सियासी जमात का ये केस नहीं है
कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। एक आइनी अदालत ने इस मामले पर फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट को अब देखना है कि आइनी अदालत ने जो फैसला दिया क्या वो 184(3) के तहत कलअदम किया जा सकता है। सूबाई इलेक्शंस की सूरत में कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो 2 मुस्तकिल सूबाई हुकूमतें होंगी। आइन की स्कीम में 224 का भी एक मकसद है कि कौमी असम्बली और सूबों में निगरां हुकूमतों के मातहत एक ही इंतखाबात हों। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मरदमशुमारी 30 अप्रैल को मुकम्मल होगी। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि मरदमशुमारी का ऐलान किसने करना है, तो नून लीग के वकील ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत ने करना है। तो जस्टिस जमाल मंदूखेल ने सवाल किया कि इस बात की क्या जमानत है कि 30 अप्रैल को मरदमशुमारी मुकम्मल होकर नोटिफाई हो जाएगी। नून लीग के वकील ने कहा कि इसकी यकीन दहानी तो वफाकी हुकूमत ही करा सकती है। अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद हैं। तमाम मुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस ने ऐलान किया कि आज ही फैसला सुनाएंगे, लेकिन फिर उनके सेक्रेटरी ने कुछ देर बाद ऐलान किया कि फैसला कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। एक तरफ तो आज इस्लामाबाद में ये अहम समाअत होती रही, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में भी इमरान खान के केसेस पर अहम पेशरफ्त हुई। इमरान खान को आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों से 3 केसेस में जमानत मिल गई है, जबकि तोशा खाना रेफरेंस में सेशन कोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और उन्हें 7 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। अहम बात यह भी है कि इमरान खान आज 4 केसेस में मातहत अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद आए थे, मगर वो 2 अदालतों में तो पेश हुए, लेकिन बाकी 2 अदालतों में पेश हुए बगैर ही वापस लाहौर रवाना हो गए। तो हम आज पूरा दिन उनकी अदालतों में पेशी का मंजरनामा खबरों में रहा। उनकी इस्लामाबाद आमद के सिलसिले में जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जिले कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत सुबह 9 बजे शुरू हो गई थी, मगर इमरान खान सुबह 8:30 बजे के बाद अपने खिलाफ 4 केसेस में पेशी के लिए जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद के लिए बाय रोड रवाना हुए और फिर उनकी इस्लामाबाद आमद तक अदालतों को उनका इंतजार करना पड़ा और समाअत में वक्फे किए जाते रहे और फिर बिलाखिर 1 बजे के बाद इमरान खान 2 केसेस में पेशी के लिए एक बड़े हुजूम के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनके कारकुनों की जानिब से बदनज़मी और हंगामा राई भी देखने में आई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे को धक्का दिया और तमाम रुकावटों को हटाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो गए, जिसकी वजह से इमरान खान को कमरा अदालत के अंदर ले जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा राई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान किया। और फिर कुछ देर बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और 25 अफराद गिरफ्तार भी कर लिए और मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहरहाल आज इसी हंगामा राई के माहौल में इमरान खान सबसे पहले इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में सेशन जज राजा जवाद की अदालत में पेश हुए, हाजिरी लगाई और अदालत ने 9 मार्च तक इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तोशाखाना रेफरेंस में उनकी नाअहली के फैसले के खिलाफ PTI के एहतजाज की वजह से दर्ज है और कुछ दिन पहले इसी अदालत से अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज हो गई थी और फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर हिफाजती जमानत हासिल कर ली थी। लाहौर हाई कोर्ट को भी इमरान खान की पेशी के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा था और आखिरकार इमरान खान एक हुजूम के हमरा अदालत आए थे। बहरहाल इस केस में पेशी के बाद इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद बैंकिंग कोर्ट चले गए और जज रक्षंदा शाहीन के सामने पेश हुए और कुछ देर बाद बैंकिंग कोर्ट से भी इमरान खान की जमानत कन्फर्म हो गई। अब इन 2 केसेस में पेशी के बाद इमरान खान को दीगर 2 केसेस में पेशी के लिए F11 कचहरी जाना था, जहां उन पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की जानी थी और फिर इक़दाम कत्ल के मुकदमे में भी इमरान खान को अपनी हाजिरी यकीनी बनानी थी। मगर इमरान खान इन दोनों मुकदमात में पेशी के लिए कचहरी जाने के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो गए, लेकिन कचहरी में तोशाखाना रेफरेंस की सुबह से समाअत जारी थी और इमरान खान के इल्तिवा की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल सख्त रिमार्क्स दे चुके थे। इमरान खान के वकील ने सुबह 9 बजे मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान कुछ देर पहले लाहौर से निकल पड़े हैं, उन्हें आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स की 2 अदालतों में पेश होना है, इसलिए आज इस अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। समाअत 5 दिन के लिए मुलतवी की जाए। तो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि ये कौन सा तरीका है कि इमरान खान G11 की कोर्ट्स में तो पेश हो सकते हैं मगर कचहरी में नहीं आ सकते। ये कौन सा तरीका है कि इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स तो पेश हो जाएंगे लेकिन इधर के लिए टाइम नहीं बचेगा, इधर फर्द जुर्म आयद होनी है, इधर आ जाएं, फर्द जुर्म आयद हो जाए तो फिर चले जाएं। इसके बाद अदालत ने इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया लेकिन वो फिर नहीं आए। 3 बजे के करीब अदालत ने फिर रिमार्क्स दिए कि क्या इमरान खान के वारंट निकाले जाएं तो तब अदालत में पेश होंगे। तो उनके वकील ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान नहीं आ सके, अगली पेशी पर वो अदालत में पेश हो जाएंगे। आज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि 3:30 बजे इस हवाले से फैसला सुनाएंगे और फिर 3:30 बजे एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला सुना दिया और उन्हें 7 मार्च तक गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ जिले कचहरी में दूसरा मुकदमा भी तोशाखाना केस के फैसले के बाद होने वाले PTI के एहतजाज से ही मुताल्लिक है। इक़दाम कत्ल का यह मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मुद्दत में दर्ज है। इमरान खान को अपनी जमानत में तौसी के लिए आज इस अदालत ने तलब कर रखा था, मगर आज सुबह इमरान खान ने अचानक अपनी दरख्वास्त जमानत ही वापस ले ली और ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अब आम बात यह है कि अगर इमरान खान
इस मुकदमे में जमानत हासिल करने के लिए जिला कचहरी आते तो उन्हें इसी अदालत में तोशाखाना रेफरेंस में भी पेश होना पड़ता और फिर मुमकिन तौर पर आज ही उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाती। लिहाजा इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई से बचने के लिए बज़ाहिर हिकमत अमली के तहत इक़दाम कत्ल के मुकदमे में अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली और हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बहरहाल इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अपने काफिले के हमरा 3:30 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वहां भी बदनज़मी देखने में आई। उनकी गाड़ी काफ़ी देर तक हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर खड़ी रही। अदालती अमले ने वाज़ेह किया कि इमरान खान की गाड़ी दीगर साइलिन की तरह अंदर नहीं जा सकती, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इसरार के बाद इमरान खान की गाड़ी को बायोमेट्रिक के लिए अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई, जहाँ इमरान खान ने पहले बायोमेट्रिक कराया और फिर इक़दाम कत्ल के मुकदमे में ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए अदालत में पेश हुए। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत करते हुए 9 मार्च तक इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली और फिर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर के लिए रवाना हो गया। अब अहम बात यह कि इमरान खान की इस्लामाबाद आमद के बाद आज 3 मुकदमात में उन्हें ज़मानत मिल गई है, लेकिन तोशाखाना रेफरेंस में अदम पेशी पर इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। आज इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान एक काबिल मजम्मत वाक़या भी पेश आया। पुलिस एहलकारों ने कवरेज के लिए आने वाले सहाफ़ियों को हाई कोर्ट में दाखिले से रोका और उन पर तशद्दुद भी किया, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और IG इस्लामाबाद ने नोटिस ले लिया है। तमाम मामला पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ को दावत दी, वो प्रोग्राम में नहीं आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ बोले थे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब समाअत आज ही मुकम्मल हो गई। पहले आप लोगों का फुल कोर्ट का मुतालबा रहा, आज मुश्तरका तौर पर फारूक नाइक साहब ने जमातों की तरफ से कह दिया कि जी फुल कोर्ट का मुतालबा वापस लेते हैं, यही बेंच समाअत करे। समाअत मुकम्मल हो गई है। अब ये तो हो नहीं सकता कि 90 दिन से बियॉन्ड जाकर कोई भी अदालत की तरफ से फैसला आए, तो आपको फैसला मानना ही पड़ेगा। और नाउ ये जो एतराज़ हो रहा है कि आप लोग इंतखाबात डिले कराना चाहते हैं, जो मरीम नवाज साहिबा का नारा है कि पहले इंसाफ और फिर ये, इसलिए देखें अगर कोर्ट जो है वो फैसला करती है इसमें इस सिलसिले में, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सुबह 11 बजे फैसला होना है। मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा, ना किसी और कमेंट से जो है कोई उस पर करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक तो ये है कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो फिर इलेक्शन होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें कोई हेजिटेंसी नहीं है इलेक्शन करवाने की। बाकी जो लवाजमात जो है वो पूरे होते रहेंगे, वो दूसरे अदारों का जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सब मगर फिर ये जो मामलात हैं कि वजारत ख़जाना कह रही हो कि पैसे नहीं है, वजारत दाखिला कह रही हो कि सिक्योरिटी नहीं है, ये मामलात नहीं हो रहे होंगे। देखें ये तो अब गवर्नमेंट जो है उस फैसले के बाद देखेगी, बंदोबस्त करेगी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, पैसे प्रोवाइड करने हैं, इस तरह दूसरी चीज़ें जो प्रोवाइड करनी है। लेट्स सी, मैं तो एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसको मानना जो है, मेरा ख्याल है कि उसके लवाजमात जो है पूरे करने पड़ेंगे। साहब, और जो आप लोगों का 2 जजेस पर एतराज़ था, उनमें से वो इस बेंच का तो हिस्सा नहीं रहे, मगर ऐसा नहीं है कि कोई उसके बाद कोई लाएअमल या कोई स्टेटमेंट सामने आया है, मगर चीफ जस्टिस का कम से कम आप ये स्टेटमेंट तो देख ही रहे हैं कि उनके वो बेंचेस का हिस्सा भी बन रहे हैं, आज भी एक बेंच का हिस्सा बने, तो ये एक स्टेटमेंट के तौर पर ही आप ले रहे हैं, फिर आगे क्या करेंगे? मेरा ख्याल है ये वकला की स्ट्रेटजी है ऐसी। मैं थोड़ा सा मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, मैं कि ऐसे को मैं प्रीएम्प्ट ना कर दूँ एक कानून और जो आईनी पेचीदगियाँ हैं उनसे नाबल्द होना जो है, नाबल्द तो नहीं हूँ, लेकिन जितने जो वकला है हमारे वहाँ पे जो टीम है तो सारी पार्टियों की मुझसे कहीं ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को जानती है। तो मैं एक पॉलिटिकल कमेंट दे के कोई पोजीशन जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा मुहतात होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। वैसे तो मैं आगे पीछे तो गैर मुहतात हो जाता हूँ, आपको भी पता है, बाकी सबको भी पता है। सब चाहे मैं, क्योंकि आप इस पर कॉमेंट नहीं करना चाह रहे, तो दूसरा जो मामला है वो है इमरान खान साहब के हवाले से। अब इमरान खान साहब आज पेश भी हुए और ज़मानतें कराकर वापस चले भी गए, और क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है कि आप लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को रेस से बाहर करें, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जो आप चाहते हैं, मगर वो रेस से बाहर होते तो नहीं नज़र आ रहा है। अगर अप्रैल में इलेक्शन होना है तो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई भी मुकदमे में उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन आ जाएगी या कोई ऐसा फैसला आ जाएगा, तो इलेक्शन तो कैंपेन कर रहे होंगे और नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं होंगे। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये हाल है कि वो बाकायदा अदालतों पे हमला करते हैं। आज लोग मुसल्ला भी थे, उनमें से सैकड़ों लोग वो साथ लेके गए, अदालत का गेट जो है तोड़ दिया गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स का, अंदर लोग जिस तरह दाखिल हुए, नवाज शरीफ साहब का जिस वक्त पेशी होती थी और जिस तरह हमारी चेकिंग करके एक एक बंदे को, और बेशतर बंदों को 75% को एंट्री रिफ्यूज़ कर दी जाती थी।
आज जो है जिस तरह एंट्री दी गई है, उससे पहले जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, उसके बाद जो आज जमान पाक में जो भी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे उन्होंने कोई वहाँ पे ऑर्डर रिस्टोर करने की कोशिश की है, चीज़ें उठाने की कोशिश की है, उनको भी मारा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये लॉलेसनेस की जो एक खुली छुट्टी है वो सिर्फ इमरान खान साहब को मिली हुई है तमाम फ्री कैंट की तरफ से। और इन हालात में आप देख सकते हैं कि जमानतें भी धड़ाधड़ उनकी हो रही हैं, केस भी बन रहे हैं, लेकिन जमानतें भी हो रही हैं। हमारी तो एक एक केस में जो है 4-4 5-5 जमानतें, मेरे तो 3 बेंच तो टूट गए थे, लोग मेरा केस सुनने को तैयार नहीं थे। मेहरबानी है अदलिया की कि अल्टीमेटली अदलिया में कोई ना कोई ऐसे अनासर थे जिन्होंने मेरी जमानत सुननी भी और मेरी जमानत कर भी दी, नहीं तो 3 बेंच टूटे थे। और यहाँ तो प्लस्तर 6 महीने से नहीं उतर रहा, उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है, कोई मेडिकल कंफर्मेशन नहीं है उस चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, देखिए कहाँ जाके रुकती हैं। वैसे मगर आज एक केस में जिसमें उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसमें वो नहीं पेश हुए, तो जज साहब ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, तो क्या हुकूमत अब इस तरफ बढ़ेगी कि फिर गिरफ्तार करे, क्या करेगी हुकूमत? नहीं देखिए, अगर कानून हमें इजाज़त देगा, कानून अगर हमें इस चीज़ की जो है वो जो है एक किस्म का प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म या एक इजाज़त प्रोवाइड करता है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, हम ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी चीज़ में जो है हम हदूद नहीं क्रॉस करेंगे। जिस तरह हमारे खिलाफ मियां नवाज शरीफ से लेके मेरे जैसे वर्कर के खिलाफ जो हदूद क्रॉस हुई हैं वो नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। मतलब मगर उनका एक कॉन्फिडेंस है, जाहिर है, इसलिए वो इंतखाबात चाहते हैं और आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप तो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, इतने इलेक्शन आपने लड़े हैं, आपको भी नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो आपका पंजाब में जीतना अब आसान नहीं है, और यही कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से तरीके इंसाफ आगे बढ़ रही है। देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ा पेशेंस वक्त होगा कि इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया जा सके। इलेक्शन का आप देखें, कराची में उन्होंने 14 सीटें नेशनल असेंबली की जीती हुई थी, 23 प्रोविंशियल असेंबली की जीती हुई थी। बल्दियाती इंतखाबात में उनके साथ क्या हुआ है आप खुद विटनेस हो उसके। मैं तो कराची नहीं उस वक्त मौजूद था, लेकिन आपने इस पर प्रोग्राम भी किया था, क्या हाल हुआ है उनका। वैसे मगर पंजाब में जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने देखा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। देखें, बाई इलेक्शन की उन्होंने इनकम्बेंट सीटें हारी हैं, बाकी जो जीती हैं वो उन्होंने इनकम्बेंट सीटें अपनी जीती हैं जिनमें उनकी ऑलरेडी मौजूदगी बस थी, जीती हैं। उन्होंने कोई नई सीटें नहीं आई, बल्कि नई सीटें उन्होंने क्लेम ही नहीं की। अपनी जो है जो उनके पास सीटें थी वो हारी हैं, 3 सीटें हारी हैं उन्होंने। वैसे मगर पंजाब में भी राजनपुर अपनी सीट उन्होंने निकाली है और अच्छा मार्जिन 51-52% वोट पड़ा है उनको, यानी कि 2018 का मेंटेन किया उन्होंने। बिल्कुल निकाली है। वहां पे पीटीआई वाला अनासर जो है कम है, वो अंसर कम है उसमें। वहां पे बेसिकली एक ट्राइबल है, ट्राइबल और फ्यूडल सोसाइटी है वहां पे चाहे पीटीआई हो या मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वहाँ पे कोई आम आदमी या कोई आम शहरी जो है उसका जीतना महाल होता है। वो बड़े लोग जो है वहाँ पे जागीरदार जो है वो ही आपस में इलेक्शन लड़ते हैं। तो ख्वाजा साहब फिर अगर किक इन करती है इस वक्त कैंपेन और इलेक्शन बड़ा कम टाइम रह गया है और इमरान खान साहब जाहिर है उन्हें आज 3 मुकदमात में बेल मिल गई है, तो आप नवाज शरीफ साहब के बगैर पंजाब में इलेक्शन लड़ पाएंगे और कम्पीट कर पाएंगे या नवाज शरीफ साहब को आना ही पड़ेगा? नवाज शरीफ साहब जरूर वापस आएंगे। कल दोपहर को ये क्लैरिटी आ जाती है तो कल शाम को फिर प्रोग्राम कर लेंगे सारी, ताकि मेरे ज़हन में भी क्लैरिटी आ जाए, मैं भी खुल के बात कर सकूँ। मैं भी जरा थोड़ा मतलब क्लैरिटी तो सूरत में आएगी कि कल सुबह फैसला आ जाए और फिर आपकी दोपहर में नवाज शरीफ साहब से मीटिंग हो जाए कि वो आ रहे नहीं आ रहे, और फिर शाम में आप आके बता सके, तभी क्लैरिटी आएगी, वरना कैसे आएगी? नहीं, मैं कोशिश करूंगा मैं ये सारी चीजें जो है कल शाम को आपको बता सकूं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, नवाज शरीफ साहब के बगैर आप जीत सकते हैं पंजाब में, या फिर पीटीआई का पलड़ा भारी है, इमरान खान साहब कैंपेन कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब आएंगे वो हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि उनकी गैर मौजूदगी में हमें एक डिसएडवांटेज होगा। मरियम का एक एडवांटेज है बिल्कुल, वो भी एक सिकाबंद चीज़ है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जब आएंगे वो कायद हैं, उनका एक अपना
औरा है, एक अपना पॉपुलरिटी का ग्राफ है, उनकी अपनी एक तारीख है, उनकी कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आम आदमी के लिए, एक आम वोटर के लिए बड़ी मैटर करती हैं। मगर 30% की महंगाई है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो है तो 30% की महंगाई, नवाज शरीफ साहब उसमें कुछ कर पाएंगे अगर आप भी गए तो, इस महंगाई के साथ और इस परफॉर्मेंस के साथ? लेकिन आम आदमी जो है ना अब समझने लग पड़ा है कि महंगाई किस वजह से हुई है। हो सकता है सारे ना समझें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आज से 3-4 माह कबल के जो हालात हैं उससे हालात जो है बेहतर हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी इन इलेक्शन। तो नवाज शरीफ साहब उसे कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे? वो आ भी गए तो आपका जीतना मुश्किल है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मरियम के जो इस वक्त कन्वेंशन हो रहे हैं मुख्तलिफ डिवीजनल जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ डिवीजन्स में, आज साहिवाल में थी मेरे ख्याल है, कल परसों सरगोदा में थी, गुजरांवाला में भी 3 तारीख को होने वाला है। तो वो बड़ी पजीराई मिल रही है उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक जो है बड़ी मोटिवेटेड है। कोई अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी मुझे ख़तरे वाली बात जो है नज़र नहीं आती। लेकिन जो है कम से कम जो है नेगेटिव भी फैक्टर्स मौजूद हैं और उनको हमें काउंटर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाने और मन मर्जी के फैसले कराने की साजिश है। आज एक शख्स ने मुसल्लह गिरोह के हमरा अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की। ये वही शख्स है जिसके पास ना तो फॉरेन फंडिंग का जवाब है और ना ही तोशाखाना से अरबों की चोरी का। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद लिखा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलविस अफराद की CCTV फुटेज के जरिए शनाख्त की जा रही है और इमरान खान समेत सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान को ऐसा करने की तरगीब उसको दी जाने वाली स्पेशल ट्रीटमेंट का नतीजा है। मौजूदा अदलिया को इन कानून शिकनों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। यह अदलिया की इज्जत व तकरीम का मामला है, इसमें किसी सूरत नरमी नहीं बरती जाएगी। कानून का एहतराम ना करने और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज की तमाम मामला पे बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी है, मगर कोई प्रोग्राम में नहीं आया। प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बहुत अहम इशू है, वो आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। बेंचेस के बनने और उनकी तश्कील से मुताल्लिक पहले ही सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ाकार पर सवालात उठ रहे थे, तनकीद की जा रही थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब पेशरफ सामने आई है। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक केस की समाअत करनी थी और यह तय था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस केस की समाअत करेंगे। मगर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कमरा अदालत में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके साथ बेंच में अब जस्टिस हसन अजहर नहीं बल्कि जस्टिस याया आफरीदी मौजूद होंगे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याया आफरीदी जो पहले ही एक बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्हें आज अचानक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में शामिल कर दिया गया और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो जस्टिस याया आफरीदी से जूनियर हैं, उन्हें एक बेंच की सरबराही दे दी गई है। और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बेंच में थे, उन्हें जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ बेंच में शामिल कर दिया गया है। बेंच की इस तरह अचानक तब्दीली से मुताल्लिक आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस याया आफरीदी दोनों मौजूद जजेस ने बरहमी का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया और उनकी सरजमिश भी की गई। इस हवाले से समाअत करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि हम चाहते हैं कि शफाफियत होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार केस एक से दूसरे बेंच में लगा देगा तो शफाफियत कैसे होगी? लगता है कि एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं 2010 के केस नहीं सुन सकता क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार समाअत के लिए मुकर्रर करता है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को यह कह सकता हूं कि फला केस फला बेंच में लगा दें? जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस की मंजूरी से ही मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। इस दौरान जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क दिए कि सवाल यह है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे तो बेंच क्यों तब्दील हुआ? केसेस फिक्स करने का क्या तरीकाकार है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि मुकदमात मुकर्रर करने की क्या पॉलिसी है। अदालत ने 2 अप्रैल 2022 को रजिस्ट्रार को हुक्म दिया था कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार तय हो। रजिस्ट्रार ऑफिस में मुकदमात फिक्स करने से मुताल्लिक शफाफियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे याया आफरीदी और मेरा बेंच तब्दील क्यों किया? बगैर बताए बेंच तब्दील करने से अवाम के जहन में शुबहात पैदा होते हैं। जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर ने ज़बानी हिदायत पर बेंच तब्दीली का प्रपोजल बनाया। चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर ने कहा कि चीफ जस्टिस की हिदायत है कि जजेस रोस्टर तब्दील किया जाए, जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि साइलिन और वुकला से मुआज़रत करता हूं कि आज समाअत नहीं कर सकता। अचानक बेंच की तब्दीली की वजह नहीं बताई गई। अचानक बेंच की तब्दीली और मुकदमा मुकर्रर होने से शुबहात जन्म लेते हैं। बेंच तब्दील करने की कानूनी वजूहात होनी चाहिए। कल को लोग कहेंगे कि मर्जी का बेंच बनाकर मर्जी का फैसला हुआ।
अदलिया का वकार शफाफियत ना होने से कम होगा। शफाफियत का तकाजा है कि जो मुकदमा पहले दाखिल हुआ उसकी समाअत भी पहले हो। जैसे काजी फैज़ ने मजीद रिमार्क दिए कि आज की लिस्ट के मुताबिक 2021 और 2022 के मुकदमात लगाए गए, इस हकीकत के बावजूद कि इसी नोयत के मुकदमात पहले से ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस हसन रिजवी को बेंच से हटाकर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेंच में भिजवा दिया गया। क्या आज रोस्टर बन गया है कि मैं कल किस बेंच में बैठूंगा, मुझे इल्म नहीं है। हफ्तावार जजेस का रोस्टर कैसे तब्दील किया गया? जैसे याया अफरीदी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि क्या ये रोस्टर आपने नहीं चीफ जस्टिस साहब ने बनाया है, तो रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हम इब्तिदाई रोस्टर बनाकर चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं। जिस पर जस्टिस काजी फैज़ ने रिमार्क दिए कि सोच समझ कर बात करें। अवाम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर इंसाफ के लिए दस्तक देती है। मेरे कहने पर मेरे भाई का केस लगा दिया तो इंसाफ का आधा कत्ल तो आपने कर दिया। जिस पर रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर ने ज़बानी कहा कि हिदायत है कि रोस्टर तब्दील कर दिया जाए। मुजव्विज़ा रोस्टर तब्दील करके चीफ जस्टिस से मंजूरी ली गई। जैसे काजी फैज़ ने रिमार्क दिए कि मंजूरी और फाइल दिखाएं जिस पर नोट बनाकर भिजवाया गया था। जिस पर रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि सर फाइल नहीं है, वो इसी तरह एक एक कागज़ बनाकर भिजवाते हैं। जैसे काजी फैज़ ने सवाल किया कि क्या बेंच की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन चीफ जस्टिस की मुकम्मल सवाबदीद है? इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता नजर भी आना चाहिए। वजूहात बताए बगैर बेंच की तब्दीली अवाम में शुबहात को जन्म देती है। ऐसे अदलिया का वकार कम होता है और फिर अदलिया गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनती है। बेंच को बगैर ठोस वजूहात के क्यों तब्दील किया गया? जिस पर रजिस्ट्रार ने जवाब देने की कोशिश करते हुए कहा कि दरअसल हमने, मगर जैसे काजी फैज़ ने रजिस्ट्रार को वहीं टोक दिया और रिमार्क दिए कि हम ना कहें, हम का लफ्ज़ तो बादशाह इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ने हुक्म दिया कि बेंच तब्दीली का हुक्म वेबसाइट पर जारी किया जाए। मगर अब तक ऐसा कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ है। लेकिन कल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नया रोस्टर जारी किया है, जैसे याया अफरीदी 2 मुख्तलिफ 3-3 रुकनी बेंचेस की सरबराही करेंगे। अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क में सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट ही वो फाइनल अथॉरिटी है जो किसी भी किस्म के आईनी और कानूनी बहरान पर अपनी राय देती है और उसकी राय की पाबंदी सब पर लाजिम होती है। मगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही तकसीम नजर आ रही है। पहले भी जजेस में अहम मामलात पर सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं बल्कि इख्तलाफात की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ। मुझे पाशा साहब बहुत शुक्रिया। जाहिर है बार्स भी सवालात उठाती रही, तनकीद होती रही है, मगर अब अदलिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। आज जो मामला हुआ इस हवाले से क्या कहिएगा? देखें, कल जब 4 जजेस की कुर्सियां अचानक कोर्ट रूम से हटाई गई तो वहीं चे में गोइयाँ होनी शुरू हो गई कि ये क्या होने जा रहा है। बाद में जब मुअज़्ज़ज़ बेंच 5 रुकनी बेंच जो है वो बराजमान हुआ अपनी कुर्सियों पे आके, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने स्टार्ट में ये फरमाया कि चारों जजेस ने आज ख़ुद रज़ाकाराना तौर पे ग्रेस शो करते हुए बेंच से इलादगी इख्तियार कर ली। उनमें से दो जजेस थे, वो थे जिन्होंने नोट पुटअप किया था सुओ मोटो एक्शन लेने का, और दूसरे जो 2 थे उन्होंने भी चूँकि अपनी राय का इज़हार कर दिया था, बल्कि याया अफरीदी साहब तो एक स्टेप आगे चले गए थे, उन्होंने तीनों पिटीशंस डिसमिसल का ऑर्डर कर दिया था। तो चूँकि दोनों जजेस साहबान का ये था कि उन्होंने भी ग्रेस शो किया और वो आज खुद इलादा हुए हैं, लेकिन जब और मैटर रेफ़र कर दिया गया था चीफ जस्टिस साहब के पास, जिन्होंने फिर उन्हीं 5 मेंबर बेंच पे इंसार किया जो बाकी रह गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद रज़ाकाराना तौर पे, लेकिन आज की जो सूरत हाल है उससे नज़र आ रहा है कि याया अफरीदी साहब को और अतर मिनल्ला साहब को वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू बेंच उस वक्त इन्होंने ख़ुद नहीं रखा, शायद वो रज़ाकाराना तौर पे उन्होंने माजरत ना की हो। मतलब यानी जो आज हुआ और फिर जो कल हुआ, आप ये कह रहे हैं मुबैना तौर पर वो याया अफरीदी साहब ने जो अपने नोट पे इख्तलाफ किया ये उसकी वजह से हुआ? अगर आपने वो नोट पढ़ा हो, इख्तलाफी नोट जो उनका था, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था याया अफरीदी साहब ने कि अगर मुझे रखना चाहें तो ठीक है, नहीं रखना चाहें तो भी। तो इट मीन्स कि वो उस वक्त उन्होंने विलिंगनेस नहीं शो की थी कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और सब अब ज़ाहिर सूरत हाल का कोई ना कोई हल तो बड़ा लाजमी है कि चीफ जस्टिस के जो सूमोटो का इख्तियार है उस पर इख्तलाफात हैं, बेंच की तश्कील पर इख्तलाफात हैं। पहले बाहर से बार काउंसिल की तरफ से या वकला की तरफ से तनकीद होती थी, अब अंदर से हो रही है। हल क्या है, किस लाएमल के तहत चीज़ें हल हों? ये देखें,
यही बात हम डे वन से कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का जो प्रेरोगेटिव है रूल्स के मुताबिक वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास है। और अभी ये जो बेंचेस की तश्कील हुई है इस पे भी जजेस में एक वाज़े तौर पे तफरीक नज़र आ रही है और वो कोई सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई कंफर्टेबल नहीं है। अभी आपको भी पता होगा, आपने भी टिकट चलाया होगा अपने चैनल पे कि जब बेंच बर्खास्त हुआ तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि आफ्टर ए शॉर्ट वाइल हम वापस आ रहे हैं, रिज्यूम करेंगे। लेकिन आधे घंटे के बाद उनके कोर्ट असिस्टेंट ने आके कहा कि जी ये कल 11 बजे होगा। तो ये हालात कोई इतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे। हो सकता यहाँ, हालांकि यहाँ पे बड़े खुशगवार अंदाज में ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई 5 रुकनी बेंच के अंदर और काफ़ी अच्छा माहौल रहा है। कोई तलखी किसी जानब से नहीं आई, ना ही वकला की तरफ से, ना पार्टीज़ की तरफ से और ना ही बेंच की तरफ से। लेकिन जो बाकी बेंचेस में एक अनरेस्ट नज़र आया उसका यकीनन उसका असर इस पे भी लगता है कि पड़ेगा। मुझे ये भी बताइएगा, जब मुबैना ऑडियोज़ आई तो ज़ाहिर बार काउंसिल्स की तरफ से मुतालबा किया गया, आप लोगों की तरफ से रेफरेंस जैसे नकवी के खिलाफ फाइल करने की बात की गई। तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा किया कि कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से रिस्पॉन्स आना चाहिए। फिर हमें नज़र आया जैसे जमाल मंदुखेल ने मुबैना ऑडियोज़ का जिक्र किया, जैसे मंसूर अली शाह ने जिक्र किया कि इदारे की तरफ से यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हवाले से कोई रिएक्शन नहीं आया है। मगर जब चीफ जस्टिस साहब 9 रुकनी बेंच बनाए उसमें जस्टिस नकवी साहब शामिल हों, फिर आज अचानक एक बेंच तब्दील हो, या अफरीदी साहब चले जाए फायज़ साहब के साथ और जस्टिस नकवी साहब की सरबराही में एक बेंच बनाया जाए, तो ये एक रिस्पांस और रिएक्शन ही तो है ना चीफ जस्टिस का कि उन्हें एतमाद है जस्टिस नकवी साहब पर और आप इस एतमाद को कबूल करते हैं क्योंकि आप लोगों ने ऐलान किए थे। देखिए, ये अब डिपेंड करता है नकवी साहब के कि वो अब बेंच का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं। हालात इतने दगरगू हो गए हैं कि ओपनली हर तरफ से बातें आ रही हैं। एक रेफरेंस ऑलरेडी दायर हो चुका है, हमारे 5 रेफरेंस जो हैं 6 वो इन प्रोसेस हैं, होपफुली वो फ्राइडे सैटरडे तक फाइल हो जाएंगे। तकरीबन हमने सारी जो है तैयारी मुकम्मल कर ली है, 2-4 डॉक्यूमेंट्स हमने अनेक्स करने हैं, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। तो उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का रेफरेंस आपको याद होगा कि उसमें बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ एक अलग था और वो ये था कि जी कि वो रेफरेंस बेशक रहे लेकिन वो बेंच का हिस्सा रह सकते हैं, लेकिन बेंच का हिस्सा वो उस वक्त तक नहीं बने जब तक फुल कोर्ट का फैसला नहीं आया उनकी फेवर में। तो इसी तरह दूसरी तरफ देखें, शौकत अजीज़ सदीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ भी जब रेफरेंस आया तो उसके बाद उन्होंने बैठना छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जो रवायात हैं वो भी बहरहाल मुकद्दम होती हैं, उनको हरफे नज़र नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया। मईशत के हवाले से मज़ीद बुरी खबरें आई हैं, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत हर हफ्ते दावा करती है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा और फिर मुआहिदा नहीं होता और गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जाती है। सितंबर में वज़ीर ख़जाना बदलने के बाद पहले IMF मुआहिदे में तय की गई शराइत पूरी ना करने, फिर IMF को आई डोंट केयर कहने और फिर अपनी ही बात से यू टर्न लेने और IMF की शराइत मानने के 4 महीने के अरसे में मईशत को बेपनाह नुकसान हो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए मिनी बजट में नए टैक्स लगाती है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करती है, फिर जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का दावा करती है, मगर फिर मुआहिदा नहीं होता और IMF की मजीद डिमांड्स सामने आ जाती हैं। मगर इस सब में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर और क्रेडिट रेटिंग्स मुसलसल गिर रही हैं और आज मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स मजीद डाउनग्रेड करके CAA3 कर दी है और डिफ़ॉल्ट के ख़तरे का बता दिया है और यह पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन रेटिंग है। मगर इसके साथ ही पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया है। मूडीज़ के मुताबिक रेटिंग डाउनग्रेड की वजह पाकिस्तान के ज़र मुबादला की नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी फौरी दरामदाद और कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बचे हैं। मूडीज़ के मुताबिक हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए कुछ टैक्स इक़दाम किए हैं और IMF से किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान की फौरी ज़रूरियात पूरी होने में मदद मिलेगी, मगर पाकिस्तान में कमज़ोर गवर्नेंस और बुलंद सोशल रिस्क इस बात में एक बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान तसलसल से ऐसे इक़दाम उठाए और पॉलिसीज़ अपनाए कि जिससे मुस्तकिल बुनियादों पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला ख़त्म हो जाए। मूडीज़ के मुताबिक IMF से अगली किस्त मिलने और उससे मुंसलिक मजीद फाइनेंसिंग मिलने से पाकिस्तान का फौरी डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हो जाएगा।
मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस नाजुक सूरत हाल में डिफॉल्ट से बचने के लिए दरकार फाइनेंसिंग वक्त पर ना मिलने का खतरा भी मौजूद है। इसके अलावा जून 2023 में मौजूदा IMF प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान के पास अपनी बैरूनी अदायगियों की जरूरियात पूरी करने के लिए कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2023 तक अपनी बैरूनी अदायगियों के लिए $11 अरब दरकार हैं और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ इस साल की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात तो पूरी करता नजर आता है, मगर अगले माली साल की सूरत हाल नाजुक नजर आती है, क्योंकि जून के बाद शुरू होने वाले अगले माली साल के लिए पाकिस्तान को 35 से 36 अरब डॉलर दरकार होंगे, जिसमें से 25 से 26 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जे की अदायगियां और 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा शामिल है। मगर इन बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान के पास बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम के हवाले से गैर यकीनी है, क्योंकि ये वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो मुज़ाकरात में कितना वक्त लगेगा और क्या क्या शराइत पूरी करनी होंगी। और अगर जून 2023 के बाद पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में ना गया तो पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों और दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग का इंतजाम करना मुमकिन नज़र नहीं आता। मूडीज़ के मुताबिक कमज़ोर गवर्नेंस और सोशल रिस्क हुकूमत की जानिब से मज़ीद रिफॉर्म्स की राह में एक बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। खाने पीने की अशिया की महंगाई 43% पर पहुंच चुकी है। एनर्जी सब्सिडीज़ ख़त्म करने की सूरत में महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए मज़ीद टैक्स आमदनी बढ़ाना या खर्चे कम करना मुआशरती और सियासी लिहाज से एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कर्जा इतना बढ़ गया है कि हुकूमत के पास इसकी अदायगी की इस्तात बहुत कमज़ोर है और इस माली साल में हुकूमत अपनी टोटल आमदनी का 50% तो सिर्फ सूद की अदायगियों में ही दे देगी, जिससे मुल्क की आवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है जिसका मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को सामना है, इसलिए तारीख की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान की रेटिंग कर दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम को तारीख की बुलंद तरीन महंगाई का सामना है। फरवरी में महंगाई 30% और अगले महीने मार्च में इससे भी ऊपर जाने का इम्कान है। इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 1975 में पाकिस्तान की महंगाई 29.3% रही थी और इस साल फरवरी में 29.6% महंगाई रहेगी, जिससे 50 साल पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा, मगर फिर भी अगले महीने मार्च में एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा और महंगाई 33.6% तक पहुंच जाएगी। हुकूमत IMF के शराइत पूरी करने के लिए 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों से ₹14.25 फी यूनिट तक की अगले 8 माह में तकसीम करके फ्यूल कॉस्ट रिकवर करेगी, जबकि 300 यूनिट से ऊपर के सारिफीन पर ₹3.82 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज भी लगाएगी। दूसरी तरफ IMF की एक और शर्त शरह सूद में इजाफे की थी, क्योंकि महंगाई 30% की सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 17% पर रखी है, मगर गुज़िश्ता टी बिल्स ऑक्शन में हुकूमत को 20% तक की शरह सूद पर जाकर कर्ज मिला। 6 माह का कराची इंटरबैंक ऑफर रेट भी 20% पर पहुंच चुका है। इसलिए स्टेट बैंक ने 16 मार्च को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी इजलास को अब 2 मार्च को ही तलब कर लिया है और मार्केट में 2 से 3% शरह सूद में इजाफे की तवक्को की जा रही है। यानी शरह सूद भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा सकती है, यानी तारीख की बदतरीन रेटिंग्स, बदतरीन महंगाई और बुलंद तरीन शरह सूद, और उस पर भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा। देखते हैं कि IMF अब मान जाएगा या मज़ीद शराइत लगाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।